टिहरी में मां सरकुंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे सेवा शुरू। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा रोपवे से भी कर सकेंगे श्रद्धालु। हेलीपैड का भी होगा निर्माण। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तय। उत्तराखंड में 3 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा। प्रतिदिन दर्शनार्थियों की संख्या की गई निर्धारित। चारों धामों के कपाट खोलने की तैयारी। 3 मई को खुलेंगे यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट। 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। उत्तराखंड में बेहतर कार्य करने वाले अस्पतालों का सम्मान। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया सम्मानित। अस्पतालों को दी गई 25-25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि। पौड़ी, नैनीताल समेत कई अन्य जनपदों के सीएमओ का भी सम्मान। उत्तराखंड में पुलिस का सत्यापन अभियान जोरों पर। थराली पुलिस ने बाहरी राज्यों से आए कामगारों, श्रमिकों को किया सत्यापन। अब तक 254 व्यक्तियों का किया गया सत्यापन। नमस्कार, देवभूमि इलावे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिद्धपीठ मां सरकुंडा देवी मंदिर रोपवे सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इसके बाद मां सरकुंडा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करके प्रदेश की सुख एवं समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी टिहरी को निर्देश दिए कि इस क्षेत्र में स्थायी हेलीपैड के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की जाए। गौरतलब है कि सरकुंडा देवी मंदिर जाने के लिए लगभग 5 करोड़ की लागत से बने रोपवे की लंबाई 502 मीटर है। इसकी क्षमता लगभग 500 व्यक्ति प्रति घंटा है। सरकुंडा देवी मंदिर रोपवे सेवा उत्तराखंड के राज्य के गठन होने के बाद पहली महत्वपूर्ण रोपवे परियोजना है, जिसका निर्माण राज्य पर्यटन विभाग द्वारा किया गया है। सुरकंडा रोपवे सेवा शुरू होने से श्रद्धालु कद्दू खाल से मात्र 5 से 10 मिनट में सुगमता पूर्वक साल भर मां सुरकंडा देवी के दर्शन कर सकेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मां सुरकंडा देवी के लिए रोपवे सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को दर्शन करने में सुगमता होगी। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि मां सुरकंडा देवी के लिए रोपवे सेवा शुरू होने से यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी। राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सम्मानित किया। दरअसल हर साल की भांति इस बार भी सरकार द्वारा आयोजित कायाकल्प सम्मान के तहत रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा के साथ ही बीडी पांडे नैनीताल अस्पताल को भी सम्मानित किया गया। इस बार सम्मान राशि के रूप में जिला अस्पतालों को 25-25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई, जिससे अस्पतालों का कायाकल्प और भी बेहतर तरीके से हो सके। इसके साथ ही पौड़ी, नैनीताल समेत अन्य जनपदों के सीएमओ को भी स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए इस तरीके के पुरस्कार सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जिससे कर्मचारियों का उत्साहवर्धन हो और वो अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए और भी बेहतर तरीके से काम कर सकें। जो हमारे 18 हॉस्पिटलों को आज कायाकल्प के तहत उनको पुरस्कार दिए गए हैं, उनको सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मैं बधाई दे रहा हूं कि उन हॉस्पिटलों ने अपने अपने हॉस्पिटलों को स्वच्छता की दृष्टि से, वहाँ इनोवेटिव की दृष्टि से बहुत अच्छे काम किए हैं और इसलिए वो आज उनको पुरस्कारों से नवाजा गया है। ये पुरस्कार हम 5 सालों से देते हैं। चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने वादे हैं। जहां कांग्रेस इस सीट पर सीएम को हराने की बात कह रही है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि इस सीट से अगर राहुल गांधी भी उपचुनाव में उतरते हैं तो उनकी भी जमानत जब्त होना निश्चित है। देखिए रिपोर्ट। चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस इस सीट पर खटीमा की तरह सीएम को हराने की बात कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जैसे हमने खटीमा में मुख्यमंत्री को चुनाव में हराया, उसी तरह चंपावत में भी दोबारा कांग्रेस इतिहास रचेगी। इसके साथ ही साथ कांग्रेस ने प्रदेश में बीजेपी सरकार के कार्यकाल को निराशाजनक बताते हुए कहा कि अगर सरकार अपने कामकाज को नहीं सुधारती है तो जल्द ही कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। हम बहुत बेहतरीन तरीके से
खटिमा दोहराएंगे। खटिमा जैसा भुवन कापड़ी एक प्रत्याशी देंगे कि जो उस चेहरे को, जो उनका मुख्यमंत्री का चेहरा था, उसको वहाँ खटिमा में हारा है। तो अब फिर चेहरे को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को हराने का काम चंपावत में करेंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी कांग्रेस को पूरी तरह से टक्कर देने का मन बना लिया है। बीजेपी की माने तो कांग्रेस दिन में भी सपने देख रही है, लेकिन कांग्रेस के सपने चंपावत में कभी साकार नहीं होंगे, क्योंकि भुवन कापड़ी की जगह अगर राहुल गांधी भी वहां से उपचुनाव लड़ लें तो उनकी भी जमानत जब्त होनी तय है। कि अगर कांग्रेस कह रही है कि वो भुवन कापड़ी जैसे किसी कैंडिडेट को ला रहे तो भुवन कापड़ी को भी ले आओ। हम कौन सा डर रहे हैं? जमानत जब्त ना कराई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। जिस युवा चेहरे के नेतृत्व में हमने प्रदेश जीता है, आज वो युवाओं की पहली पसंद बने हैं धामी। और हम ये कह सकते हैं कि अब आने वाला दशक उत्तराखंड का है, आने वाला दशक धामी का है। दम हो तो जितना बड़े से बड़ा नेता कांग्रेस लड़ाना चाहे, राहुल गांधी को लड़ाना चाहे तो ले आए। हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस की गलतफहमी को दूर करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा धौलाधार के कंडी सौड़ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर करण माहरा ने कहा कि हमारे नारों को चुराकर भाजपा मुखौटा बनाकर घूम रही है, लेकिन हम समझ नहीं रहे। आज हमें कांग्रेस के मूल सिद्धांत को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फिर से मजबूती के साथ उभर कर आएगी। पूरे प्रदेश में लगभग यही हालात थे और लोगों को पूर्ण विश्वास था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। फ्री राशन, 2-2 हज़ार रुपये खाते में आना और अनेकों अन्य कारण भी रहे जिसकी वजह से कांग्रेस नहीं आ पाई। हम लोगों को जागरूक नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए कि उनके इंदिरा आवास बंद हो गए हैं, महंगाई बढ़ गई है और लोगों के बच्चे बेरोजगार हैं। इतने बड़े बड़े कांड इस प्रदेश में हो गए। कुंभ में इतना बड़ा कोविड जांच के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ। जिला विकास प्राधिकरण के नाम पर लोगों को परेशान किया गया। डेनिस और अन्य शराब की जो फैक्ट्रियां हैं वो नदियों के किनारे लगा दी गई। ये सारे विषयों को हम लोग परजोर तरीके से नहीं उठा पाए। बच्चों को जो बेरोजगार थे उनको बरगला कर बीजेपी ने धर्म के नाम पर वोट खटोटने का काम किया। हम उन बच्चों को ये नहीं समझा पाए कि वो बेरोजगार हैं, अपने माँ बाप के मेहनत के पैसों से अभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और यही कमियां मुझे लगती है कि जो रही, और संगठनात्मक रूप से भी हम लोग अपने संगठन का सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर पाए। ये सभी कारण हैं जिनको हम लोग दुरुस्त करने के लिए कमर कस के आगे बढ़ने की। पंजाब की सत्ता हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड पर भी फोकस कर रही है। पार्टी नेतृत्व ने संगठन को मजबूती देने के लिए पार्टी की कमान दीपक बाली के हाथों में सौंपी है। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दीपक बाली काशीपुर पहुंचे, जहां आप कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर दीपक बाली ने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ने वालों का पार्टी में स्वागत है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी, डिप्टी सीएम माननीय सिसोदिया जी एवं प्रदेश प्रभारी मौर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा और मेरे कंधों को इस लायक समझा कि मैं इस जिम्मेदारी को उठा सकता हूं। तो मैं भी अपना पूरा ये विश्वास दिलाता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व को कि इस जिम्मेदारी के साथ, पूरे इंसाफी के साथ उत्तराखंड में नवनिर्माण को लेकर और परिवर्तन लाने के लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कभी हारता नहीं है, या तो वो जीतता है या फिर वो सीखता है। तो सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और सीखता तो आदमी जीवन भर है, लेकिन जो भी कमियां समझ में आई हैं शीर्ष नेतृत्व को, पार्टी के प्रदेश के लोगों को, प्रदेश के नेताओं को, उन सब पर बैठकर मंथन हुआ है। धार्मिक नगरी उत्तराखंड में 3 मई से 4 धाम यात्रा का आगाज होना है। इसे लेकर के उत्तराखंड सरकार ने खास तैयारियां की हैं। तीर्थयात्रियों को यात्रा के दौरान मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही कोविड सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि यात्रियों को पर्यटन विभाग के पोर्टल पर जरूर पंजीयन कराना होगा, जिसे लेकर के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्रियों को किसी भी तरह से परेशानी ना हो, इसकी व्यवस्था राज्य सरकार ने की है।
है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश से आने वाले हों या किसी भी अन्य प्रदेश से आने वाले हों, लगभग सभी लोग वैक्सीन हो चुके हैं और निश्चित रूप से ये संख्या, चूंकि अभी तो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा कोरोना का प्रभाव हम नहीं देख रहे हैं, मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में बहुत उचित निर्णय लिया है कि इस प्रकार की यदि कोई हम लोग बॉर्डर्स पे टेस्टिंग और इत्यादि का जो है हम लोग नहीं करेंगे या RT-PCR की कंपलसरी जो है व्यवस्था हम लोग नहीं करेंगे, वो वैक्सीन होने चाहिए। और लेकिन हाँ, जो अपना पर्यटन विभाग का जो साइट है उसमें वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, ताकि ये मालूम होना चाहिए कितने हमारे दर्शनार्थी हमारे आ रहे हैं और साथ साथ में कहाँ से आ रहे हैं, वो रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। उचित फैसला स्वागत योग्य है। बांसपुर में प्रशासन ने तालाबों की सफाई को लेकर अभियान शुरू कर दिया है। वहीं तालाब में JCB की मदद से खुदाई की जा रही है। इस दौरान तालाब की खुदाई के बाद सौंदर्यीकरण जल्द ही कराए जाने की बात कही गई। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश पर तालाबों को पुरानी स्थिति में लाने के लिए काम किया जा रहा है। इसी के चलते बांसपुर के ग्राम बांसखेड़ा में तहसीलदार राजेंद्र सनवाल ने राजस्व विभाग की टीम के साथ JCB की मदद से तालाबों की खुदाई कराई। इस दौरान तहसीलदार राजेंद्र सनवाल ने बताया कि तालाबों से अतिक्रमण हटाने और तालाबों की साफ सफाई कराने के लिए उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके चलते तालाबों की खुदाई कराई जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि ब्लॉक के माध्यम से तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि बांसपुर में करीब 51 तालाब हैं, जिनमें से 5 तालाबों की खुदाई करवाई जा चुकी है। के निर्देश के क्रम में तालाब जो हमारे सरकारी अभिलेखों में दर्ज हैं, इनको अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं और इनकी खुदाई करवा रहे हैं और इसका फिर सौंदर्यीकरण विकास खंड के माध्यम से किया जाएगा। अतिक्रमण वाले में तो फिर हाईकोर्ट में है, कुछ सुल्तानपुर पट्टी वाला मामला है, वो तो हाईकोर्ट में चल रहा है, वो तो फिलहाल पेंडिंग है। यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि यमुनोत्री में दर्शन के लिए शासन ने कम श्रद्धालुओं की संख्या तय कर दी है। नियम के तहत यमुनोत्री धाम में रोजाना सिर्फ 4000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकते हैं। इसी नियम को लेकर यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों ने नाराजगी व्यक्त की है। तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ व्यापार मंडल भी इस फैसले का विरोध कर रहा है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्तियां होने जा रही हैं। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर DS रावत ने बताया कि शासन से मेडिकल कॉलेजों के लिए 339 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का अध्याचन बोर्ड को मिला है, जिसके तहत अभी स्क्रूटनी का कार्य चल रहा है। सितंबर या अक्टूबर में साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वहीं उन्होंने बताया कि ANM के 884 पदों का अध्याचन भी बोर्ड को मिला है, जिसके लिए 5000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। मेडिकल कॉलेजेज हमारे सरकारी राज के मेडिकल कॉलेजेज हैं जो पुराने चल रहे हैं और कुछ नए खुलने वाले हैं, उनके लिए 339 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का अध्याचन हमारे पास आया है। इसके अतिरिक्त हमारे पास ANM के 834 पदों का जो अध्याचन आया हुआ है, उसमें काफ़ी संख्या में लगभग 5000 लोगों ने आवेदन किया है और इनके हम डाटा कलेक्ट करके फिर इनके अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। कोरोना के मामले उत्तराखंड में भी एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, लेकिन लोग इसके प्रति सजग होने के बजाय लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में जिला प्रशासन ने मास्क पहनना अनिवार्य तो कर दिया है और 500 रुपए का चालान वसूलने के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन लोग कोरोना से एहतियात बरतने हुए मास्क पहनने के प्रति सजग नहीं नजर आ रहे हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालु बिना मास्क के धर्मनगरी के बाजारों में और गंगा घाटों में घूम रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें ऐसा कोई आदेश की जानकारी नहीं है। वहीं नगर मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा आदेश जारी हुआ है, सभी संबंधित अधिकारियों को भी इससे अवगत करा दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है आदेशित किया गया है कि जो भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है उससे 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। तो संबंधित अधिकारियों को इसको अवगत करा दिया गया है और मैं स्वयं भी अब इसमें अभियान चला करके और साथ में नगर निगम की टीम, पुलिस की टीम के साथ छापेमारी की जाएगी और जो भी ऐसा व्यक्ति पाया जाएगा जो बिना मास्क का, उसे जो है जुर्माना उससे वसूला जाएगा। मसूरी की तलहटी में भूमाफिया बेखौफ है। राजपुर क्षेत्र में बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जिससे भारी संख्या में पेड़ों को नुकसान पहुंच रहा है। पर्यावरणविद और प्रकृति प्रेमी इसे लेकर खासे आक्रोशित हैं। अवैध कटान से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। बावजूद इसके वन विभाग मौन धारण किए हुए है। अधिकारी कार्रवाई करने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता और प्रकृति प्रेमी रेणु पाल ने बताया कि उन्होंने इसे लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। लास्ट ईयर ही हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी थी। फुट हिल पॉलिसी भी है गवर्नमेंट की और इनके बिल्डिंग नॉर्म्स भी हैं।
फुटहिल पॉलिसी में एरिया आइडेंटिफाई ऑलरेडी है। उस फुटहिल पॉलिसी के अनुसार उसमें कोई भी 4 मंजिल से ऊपर 20 मीटर से ऊपर निर्माण नहीं होना था और कटिंग भी उसमें 30% से ज़्यादा स्लोप पे बिल्डिंग नॉर्म्स के अनुसार निर्माण नहीं किया जा सकता था। बट हम जैसे देख रहे हैं पूरी रेंज में निर्माण भी करा जा रहा है, फुटहिल भी काटे जा रहे हैं और इस पे भारी निर्माण करा जा रहा है। और अगर एक पहाड़ को नीचे तलहटी से आप वीक करेंगे तो उसमें नए लैंडस्लाइड जोन भी बनते हैं। शीतला खेत में स्याही देवी के जंगल में पिछले कई दिनों से भीषण आग ने तबाही मचा रखी है। वन विभाग और आईटीबीपी के जवान लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच मान स्याही देवी से आशीर्वाद से जंगल में बारिश हो गई, जिससे आग का विकराल रूप शांत हो गया है। साथ ही रहवासियों के साथ टीम ने भी कई जगह की आग पर काबू पा लिया। मसूरी में आईडीएच के पास नगर पालिका के कूड़ा डंपिंग की जगह पर बड़ी मात्रा में कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। चारों ओर गंदगी से दुर्गंध पैदा हो रही है, जिससे धुनाल्टी की ओर से जाने वाले पर्यटकों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं आईडीएच बिल्डिंग में रहने वाले निवासियों के बच्चे बीमार हो रहे हैं, जिसकी शिकायत पर एसडीएम के नेतृत्व में नगर पालिका सहित स्वास्थ्य अधिकारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान भाजपा मसूरी मंडल के अध्यक्ष मोहन पेटवाल भी मौजूद रहे। कि पास जो लोग रह रहे हैं वो सिफनकोट के सिफ्टीज़ हैं, जो हमको यहाँ शिफ्ट किए थे, वो लोग परिवार हैं। उनकी एक कंप्लेंट है, उनके ठीक सामने एक ट्रेंचिंग ग्राउंड है जो कलेक्शन ऑफ गार्बेज हो रहा है यहाँ पर, यहीं पे सेग्रीगेट भी हो रहा है। ये काफ़ी बड़ा है एरिया, जिस पर काफ़ी दुर्गंध भी है, थोड़ा लोगों को रहने के लिए दिक्कत भी है। तो इसके लिए मैं नगर पालिका और नगर स्वास्थ्य अधिकारी और जो भी डिपार्टमेंट के लोग इनको लेकर आया हूँ। लेकिन सेग्रीगेशन यहाँ से होने के लिए जो पड़ा रहता है कूड़ा, उसको थोड़ा फास्ट से हम यहाँ से हटवाएंगे और इसको पूरे को कवर कर रहे हैं। ऊपर छत रहेगी, सामने दीवारें रहेंगी और ये अंदर बंद रहेगा। थोड़ा सा लोगों को इससे राहत मिल जाएगी। ये प्रयास है, अगले हफ्ते तक इसका काम हम शुरू कर रहे हैं। उत्तराखंड में पुलिस का सत्यापन अभियान जोरों पर चल रहा है। इसी कड़ी में थराली पुलिस बाहरी राज्यों से आए कामगारों श्रमिकों का सत्यापन किया। इसके साथ ही पुलिस ने स्थानीय व्यापारियों, मकान मालिकों और होटल संचालकों से भी किसी भी संदिग्ध सूचना पुलिस को देने की अपील की है, ताकि छूटे हुए अन्य सभी का सत्यापन भी कराया जा सके। आपको बता दें कि थराली पुलिस ने अब तक 254 व्यक्तियों का सत्यापन किया है। जी और पीएचक्यू में डीजीपी साहब द्वारा ये अभियान चलाया गया है। उसी के क्रम में ये सभी थानों क्षेत्रों में अभियान चल रहा है। इसमें थराली थाना क्षेत्र के अंदर तकरीबन 250 से ज़्यादा लोगों का सत्यापन किया जा चुका है और ये भी आगे भी चलेगा। इसमें स्थानीय लोगों से भी हमारी अपील है, उनके आसपास अगर कोई संदिग्ध या बाहरी व्यक्ति रह रहा है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को अवगत कराएं और उसका सत्यापन कराने में सहयोग करें। पिथौरागढ़ में विधायक मयूख महर ने बॉक्सिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली निकिता चंद को सम्मानित किया। साथ ही प्रदेश में सब जूनियर महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली कोमल नगर कोटी, कोमल लोहिया, कंचन कोरंगा, नेहा वल्दिया, कुसुम और बालक वर्ग में सक्षम चंद, अंशु बिष्ट को शॉल उड़ाकर और पुस्तक भेंट करके सम्मानित किया। इस मौके पर विधायक मयूख महर ने कहा कि आज एक और जहां कुछ युवा नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, तो वहीं हमारे बीच में ऐसे बच्चे भी हैं जो पिथौरागढ़ का नाम, प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहे हैं। बासपुर में लगातार बढ़ रही चोरियों से रहवासी परेशान हैं। चोरियों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने रहवासियों के साथ कोतवाल का घेराव किया। इस दौरान रहवासियों ने पुलिस पर पकड़े गए आरोपियों को बिना कार्रवाई के छोड़ने का आरोप लगाया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। जो है कई दिनों से चोर घरों में घुस रहे हैं। एक चोर का आधार कार्ड भी गिर गया है, वहाँ जो चोरी करने आया था। कोतवाल साहब से बात हुई है, इन्होंने कहा लिखित एप्लीकेशन दो तो कार्रवाई हम करेंगे। कि जो लोग चोरों को पकड़ के देके भी जा रहे हैं कोतवाली में, पुलिस वाले ये कह के जान छुड़ा ले रहे हैं अपनी कि यार ये तो नशेड़ी है, क्या करेंगे, ये लॉकअप में मर जाएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, कल को किसी को मर्डर भी कर देंगे तो क्या आप इन्हें छोड़ दोगे? यार ये तो नशेड़ी है, क्या करेंगे? तो हम ये कहने आए हैं कि ऐसी गलती ना करें, इससे चोरों का मनोबल बढ़ रहा है बार बार। हमने कोतवाल जी से यही अपनी गुजारिश की है
कि ऐसे लोगों को छोड़ा ना जाए, तुरंत इन्हें हल्द्वानी भेजा जाए ताकि यहाँ बाजपुर का माहौल जो है सही रह सके, लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। एक और जहां पूरे देश में ईद के त्योहार की धूम है, लोग बाजारों में खरीदारी करने में मशगूल हैं, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ती महंगाई से दुकानदार पूरी तरह से हलाकान हैं। दुकानदारों की माने तो पहले 2 साल कोरोना की मार से बाजार का बुरा हाल था और अब बढ़ती महंगाई ने उनके कामकाज को खराब कर दिया है। दुकानदारों के मुताबिक लोग बाजारों में दिख तो रहे हैं, लेकिन जो खरीदारी होनी चाहिए वो खरीदारी नहीं हो रही है, इसलिए कम कीमत में सामान बेचना अब उनकी मजबूरी बन चुकी है। कि मानो खुशी पे आते हैं, तो उसको एक ईद उल फितर के मानो जोड़ने के आते हैं कि खुशी के मौके पर सबको जोड़ा जाए, सबको इकट्ठा किया जाए और जितनी खुशी साथ के साथ अपने भाइयों के साथ मिलजुल करके। और जहाँ तक तैयारी की बात है वो ये है कि आज भी खुशी के मौके पर थोड़ा साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है, जिनके पास गुंजाइश होती है वो अपना पैसे से नया जोड़ा खरीदता है, जिसके बाद गुंजाइश नहीं होती वो पुराना धो करके पहन देता है। महंगाई तो बहरहाल हो ही रही जनाब। अगर हम पिछले साल की ईद की बात करें, इस साल की ईद की बात करें, तो कितना फ़र्क आप देख रहे हैं खरीदारी में और महंगाई पर, और किस तरह से ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक आ रहे हैं, आधे दाम लगा रहे हैं पहले से। इसके मौके पर से अपना जिसे ज़रूरत है वो तो बहरहाल लेकर जा ही रहे हैं। इतर है, टोपी है, अपने सुरमा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की आएगी ईद पे? ज़्यादातर तो इतर की होती है ना, इतर और टोपी। सर महंगाई तो आप लगा लीजिए, सुबह से खाली बैठे हैं, बिल्कुल भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही होगी, बाजार में कोई आ नहीं रहा है दुकान पे। पिछली ईद और आपकी ईद में कितना फर्क? सर 2 साल से तो लॉकडाउन था, अब ये समझ लो 2 साल बाद ही था। ये लोगों के पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी। जो पहले सामान हमारा 20 रुपये का आ रहा था वही सामान 35 रुपये का आ रहा है, और वही सामान लोग 20 रुपये का मांग रहे हैं, तो कहाँ से दे सर? ईद आने को है और ईद के मौके पर बाजार में लगातार भीड़ साफ तौर पर इस बात का इशारा कर रही है कि लोगों में ईद को लेकर क्रेज बहुत ज्यादा है। लेकिन वहीं अगर हम दुकानदारों की बात करें तो दुकानदारों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो महंगाई बढ़ी है उससे ईद पर बहुत ज्यादा मार पड़ी है, खासतौर पर दुकानदारों को, क्योंकि बीते अगर 2 सालों की बात करें तो बीते 2 सालों से लॉकडाउन था, पहले ही दुकानदारों का काम नहीं चल रहा था, और अब जो कस्टमर दुकानों में आ भी रहे हैं वो भी लगातार बार्गेनिंग कर रहे हैं, जिससे दुकानदारों की जो तकलीफें हैं बढ़ती जा रही है। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि ईद इस वक्त अच्छी रहे लोगों की, और साथ ही जो दुकानदारों की जो महंगाई की समस्या है, महंगाई की समस्या पर भी जल्द ही सरकार को कोई न कोई गंभीर एक्शन लेना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब बाजार में इस तरीके से ग्राहक तो रहेंगे लेकिन दुकानदारों की बिक्री नहीं हो पाएगी। IND 24 के लिए देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर के साथ कैलाश बिस्ट। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकास खंड में ग्रामीण लगातार मरचूला भिखिया सैंड मोटर मार्ग की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों का ये सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है। इसे लेकर सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा कि मोटर मार्ग का निर्माण ठेकेदार की कमी के चलते धीमी गति से हो रहा था, लेकिन अब ठेकेदार को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही नया टेंडर जारी करके कार्य शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मार्ग को स्टेट हाईवे के रूप में विकसित करने के लिए उनकी ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सुरेंद्र जीना जी के द्वारा मरचूला भिखिया सैंड की रोड का शुभारंभ किया गया था, लेकिन इसमें कुछ ठेकेदारों की कमी की वजह से इसका कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसमें पैसे की कोई समस्या नहीं है, तो जब अभी मैंने PWD वालों को बुला के उनसे इसकी प्रगति के बारे में जब बात की तो उन्होंने भी कहा कि इसमें संतोषजनक कार्य नहीं है, तो हमने ठेकेदार को नोटिस दिया और हम इसमें पेनल्टी लगा के इसको रद्द करने जा रहे हैं और नया टेंडर करेंगे। और आगे भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको स्टेट हाईवे के रूप में। पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ईद उल फितर का त्योहार शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने का संकल्प लिया गया। बैठक में थानाध्यक्ष उमेश कुमार ने भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने का आह्वान किया। उमेश कुमार ने ईद की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न कराने की हिदायत देते हुए शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।